वेलकम स्टूडेंट्स आज हमारा T5 है और एमडी कैट फिजिक्स में हम पार्ट 2 के टेस्ट की डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें दो टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जिसमें 81 नंबर क्वेश्चन है। गॉसेस लॉ कैन नॉट बी यूज्ड टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। अब देखिए, हम जानते हैं गॉसेस लॉ का फॉर्मूला क्या है। देखें, गॉसेस लॉ ये कहता है दैट गॉसेस लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब इसमें आप देखें, गॉसेस लॉ को यूज करते हुए आपको याद होगा हम अपने टॉपिक्स में ये काम करते आए हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं बाद में, ई ए कॉस थीटा, या किसी भी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं और फॉर्मूला को रीअरेंज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स कैलकुलेट की थी, इसी तरह आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज कैलकुलेट किया था। इसी तरह इस फॉर्मूला में हमें ये भी समझ आ रही है कि हम चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहें या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहें, बात एक ही है। सो एक ही चीज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते और वो है परमिटिविटी। याद रखें, परमिटिविटी कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को देखना पड़ता है कि कौन से मीडियम को रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में या इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ में कितनी कमी आई है। सो जो काम हम नहीं कर सकते गॉसेस लॉ की मदद से, वो है परमिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। ये गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ी है हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर। अब इमेजिन करें कि ये एक हॉलो चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर, चाहे सेंटर पे ले लें चाहे किसी भी जगह पे कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लें, तो इस जगह पे आप जानते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, जीरो। ये हमने गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन में किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, as per Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to। बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अब जानते हैं कूलम्स फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे गिवन ऑप्शंस के मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू चार्जेस आएगा, दैट इज ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, द फॉर्मूला V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय Q नॉट। अब जानते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अगर आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस की नजर से देखें तो इमेजिन करें कि चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है, फर्ज कर लें इस पॉजिटिव चार्ज को मैं नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाता हूं, और इस सिचुएशन में हमें जितना भी वर्क करना पड़ता है दैट वर्क इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। लेकिन अगर इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एब्सोल्यूट पोटेंशियल की फॉर्म में लिखें तो फिर भी फॉर्मूला कुछ ऐसा ही बनता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ चार्ली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स या चार्ज्ड प्लेट्स इन द मिडल रीजन। बड़ा सिंपल है। अगर आप ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इस रीजन की बात करें, ये जो दरमियान वाला रीजन है, इस रीजन में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये पैरेलल भी होती हैं, इक्वली स्पेस भी होती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि किनारों पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कर्व हो जाती हैं, जिसे आप फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं। तो किनारों वाली साइड पे यहाँ जहाँ इनके दरमियान डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन ये जो मिडल रीजन है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, यूनिफॉर्म मिडिल रीजन पे, बीटा। 86 में कह रहे हैं फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन मूविंग 2 कूलम चार्ज व्हिच रिक्वायर्स 600 जूल्स ऑफ वर्क बिटवीन 2 पॉइंट्स। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है।
कि अगर हम किसी दो पॉइंट्स के दरमियान चार्ज को मूव करें और हमें वर्क करना पड़ता है 600 जूल्स, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बनाया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे यूनिट चार्ज तो नहीं है, यहाँ 2 कूलम चार्ज है, कोई बात नहीं, ऊपर आप टोटल वर्क लिखें, टोटल वर्क है 600, और नीचे टोटल चार्ज लिखें, चार्ज है 2, और कैंसिल करके आपके पास 300 वोल्ट आंसर आ जाएगा, 300 वोल्ट। तो इस तरह से आपका आंसर हुआ बीटा। 87 में कह रहा है विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। पहले में लिखा हुआ है दे एक्ट ऑन चार्जेस, ये तो बिल्कुल ठीक है, चार्जेस के दरमियान ही लगती है। दूसरे में लिखा हुआ है दे एक्ट ऑन मैसेस, ये गलत है, क्योंकि इसका ताल्लुक मैस के साथ नहीं है, चाहे कोई बॉडी बहुत ज्यादा मैसिव है या उसका मैस कम है, ये ऑल टुगेदर डिपेंड करता है, ऑल इन ऑल सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ नेट चार्ज के ऊपर। ठीक है, चार्ली में लिखा है दे कैन बी अट्रैक्टिव, बिल्कुल ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं लेकिन अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सो डेल्टा यानी रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है। क्या नहीं हो सकता? बीटा ऑप्शन इज नॉट द फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, सो आपका आंसर हुआ बीटा। 88 में कह रहा है if two points are at the same potential in an electric field, then the work done in moving a unit positive charge from one point to another is equal to। अच्छा, इसका आंसर है जीरो। कैसे? देखिए, इमेजिन करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपको नजर आ रही हैं पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ है, और उसके बीच में आप नोट करें ये जो लाइट ब्लू कलर के परपेंडिकुलर सरफेसेस हैं कुछ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 के एंगल पे हैं, इन सरफेसेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। कौन सा सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इन सरफेसेस पे हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। इमेजिन करें कि यहीं दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट एफर्ट्स कर लें ये P, और दूसरा पॉइंट यहाँ Q है, लेट्स सपोज। अब चाहे पॉइंट P से Q की तरफ जाएं, चाहे टेस्ट चार्ज को Q से P की तरफ ले आए, किसी भी सिचुएशन में आप बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 के एंगल पे आ रहे हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 के एंगल पे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो वर्क है वो आप कितना कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क कर रही है, वर्क का फॉर्मूला एफ ई इंटू कॉज ऑफ 90, और आप जानते हैं cos 90 जीरो होता है। अब चूंकि वर्क जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ तो उसने क्या पूछा है? यहाँ तो उसने सिर्फ वर्क पूछा है, लेकिन मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस का भी बता देता हूँ। अगर वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें, तो चूंकि वर्क जीरो हो गया, तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो गया? जीरो। सो पॉइंट पी और क्यू जो ऐसे सरफेस के ऊपर हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 के एंगल पे है, इन इस सरफेस के ऊपर दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो है। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि पॉइंट P पे जो पोटेंशियल है, ये पॉइंट Q के पोटेंशियल के इक्वल है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इनका डिफरेंस जीरो है। जब डिफरेंस जीरो होने का मतलब क्या है? कि दोनों पॉइंट्स पे सेम वैल्यू है। सो पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज द सेम एज इट इज एट पॉइंट Q। सो इसीलिए इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कहते हैं। तो आज के इस क्वेश्चन में हमने एक ये बात भी सीखी है कि हर ऐसा सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 के एंगल पे हो, दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में सिर्फ वर्क का पूछा है, तो वर्क का आंसर है जीरो। 89 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन इफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन, अल्फा ऑप्शन में क्या कह रहा है? अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, बिल्कुल यही आंसर है। इमेजिन करें कि ये गिवन चार्ज है दरमियान में जो पड़ा हुआ है, और ये टेस्ट चार्ज है जो ज्यादातर हम Q नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब अगर टेस्ट चार्ज के ऊपर गिवन चार्ज की वजह से कोई ना कोई फोर्स लगेगी, तो इसका मतलब क्या होगा? कि टेस्ट चार्ज गिवन चार्ज की फील्ड के अंदर आ गया। सो इसका आंसर क्या हुआ? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन are held stationary at a distance r in a uniform electric field. If released, how does their potential energy change? इमेजिन करते हैं कि एक ये प्रोटॉन है जिसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से शो किया है, और ये इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने कंसीडर कर ली है, इस तरफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और इस तरफ नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है,
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो फिगर में भी नजर आ रही है और यहाँ मैंने शो भी कर दी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब सोचने की बात यह है कि जब आप इन पार्टिकल्स को खुला छोड़ देंगे तो ये खुद ब खुद किस तरफ जाएंगे, सोचें। खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा? इलेक्ट्रॉन, जी, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। यहाँ पे एरो जो है ये ठीक नहीं लगे हुए, इसको आप इग्नोर करिएगा। इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। यहां मैं साइड पे इधर बना देता हूं। ये देखें, इमेजिन करें, ये है इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और प्रोटॉन किस तरफ जाएगा? जाहिर बात है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। एक बात याद रखें, जब पार्टिकल खुद ब खुद जाता है, ये बात याद रखें, जब पार्टिकल अपनी मर्जी से जाता है, इसका मतलब है वो अपनी ही पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके जा रहा है। सिंपल सी बात है, जब ये रिलीज कर दिए जाएंगे और ये खुद ब खुद ट्रेवल करेंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ और प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो फिर इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे वो कैनेटिक एनर्जी का पूछता, तो उसका आंसर क्या था? कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर है डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में कैनेटिक एनर्जी का पूछा जाता तो फिर उसका आंसर क्या होना था? अल्फा। अभी इसका आंसर है बीटा। 91 पे आ जाए। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड is connected in series with 1 mega ohm resistance and 12 volt battery. The time taken by this capacitor to take 63% of its equilibrium charge will be. अब जानते हैं इस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, और टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? जरा सोच के बताएं। टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है जी, टॉ इज इक्वल टू आर सी। अब R क्या है? यहाँ R की वैल्यू तो 1 मेगा ओहम गिवन है, मेगा का मतलब होता है 10 रेज़्ड पावर 6। C की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 रेज़्ड पावर माइनस 6। 10 रेज़्ड पावर प्लस 6 और माइनस 6 आपस में कैंसिल हो गए, बाकी 2 रह गया। 2 सेकंड्स आपका टाइम कांस्टेंट का आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हुआ अल्फा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। 92 में कह रहे थे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q एट अ डिस्टेंस r इन वैक्यूम इज गिवन बाय। अब इमेजिन करें कि ये गिवन चार्ज है q और ये टेस्ट चार्ज है q नॉट। इन दोनों के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है r। तो बड़ा सिंपल है। अब जानते हैं इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं किस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ? चार्ज q की। चार्ज q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट, जो पॉइंट चार्ज q से r डिस्टेंस पे है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है k q ओवर r स्क्वायर। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये चार्ली ऑप्शन में आपको लिखा नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है F is the force between two identical charges each with charge E separated by distance r। अब ये उसने इनिशियल इंफॉर्मेशन दी है, जिसमें उसने बता दिया है कि दो चार्जेस हैं, आइडेंटिकल हैं, ठीक है कोई बात नहीं, दोनों के दरमियान डिस्टेंस r है। इफ सेपरेशन इज मेड क्वार्टर, डिस्टेंस को वो कितना कर रहा है? 1/4 टाइम्स। और देन द न्यू फोर्स इन टर्म्स ऑफ F कैन बी रिटन एज। अब सबसे पहले तो हम कूलम फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कूलम फोर्स होती क्या है? अब जानते हैं कूलम फोर्स is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance। अब यहाँ चूंकि उसने चार्जेस को नहीं छेड़ा, सिर्फ डिस्टेंस को चेंज किया है, तो हम चार्जेस का फैक्टर लिखेंगे ही नहीं प्रोपोर्शनैलिटी में, हम सिर्फ डिस्टेंस की शक्ल में लिखेंगे। अब डिस्टेंस को उसने कितने टाइम्स किया है? डिस्टेंस को उसने किया है क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 टाइम्स। तो आप डिस्टेंस यानी r को कर लेंगे 1/4 टाइम्स। अब आप जानते हैं कि f का r के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है अगर r को 1/4 टाइम्स कर रहे हैं तो f कितना हो जाएगा? उल्टाएंगे, उल्टा के स्क्वायर कर लेंगे, 4/1 का स्क्वायर टाइम्स यानी 16 टाइम्स। अब पहले फोर्स क्या थी? पहले फोर्स थी F। अब कितनी हो जाएगी? 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स यानी 16F। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बीटा। 94 में कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज। ये अभी हमने एक फिगर भी की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी हमने एक फॉर्मूला भी किया था। वो फॉर्मूला k q ओवर r स्क्वायर की फॉर्म में था, लेकिन ये फॉर्मूला हम फोर्स की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब फोर्स, अगर टेस्ट चार्ज Q नॉट पे फोर्स F लग रही है, तो इस गिवन चार्ज जिसे हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर देते हैं,
इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, डेल्टा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कूलम्स लॉ फिट्स वेल इनटू। तो इसका आंसर न्यूटन थर्ड लॉ है। आप जानते हैं कूलम लॉ में हमने ये बात पढ़ी है, हमने ये सीखा था कि अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे, लेट सपोज मैं एक फोर्स को एक्शन की फोर्स कह दूं, तो दूसरा चार्ज एक्चुअली रिएक्शन की फोर्स लगा रहा होता है पहले चार्ज पे। सो इन इन अदर वर्ड्स हम ये भी लिख सकते हैं कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। मतलब दोनों चार्जेस इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं, नेगेटिव साइन का ये मतलब है। इसी बात को हम न्यूटन थर्ड लॉ भी कहते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ भी तो यही कहता है कि एक बॉडी एक्शन की फोर्स लगाता है, दूसरा उतनी ही ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन की फोर्स लगाता है। इसके बाद 96 पे आ जाए, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। सो ये डेल्टा आंसर आपका हो गया। 97 में कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 100 जूल्स पर कूलम। ये उसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बता दी। इफ अ टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम placed at that point is replaced by a test charge या a charge of magnitude 2 coulomb, then the physical quantity that will change। अब इसमें देखिएगा, आप जानते हैं कि अगर आप पोटेंशियल को एनर्जी या वर्क की फॉर्म में लिखें, जैसे सामने आपको लिखा नजर आ रहा है, मैं यहाँ साइड पे अलग से भी लिख देता हूँ। देखिए, अगर आप पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखें वर्क या एनर्जी की फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा हुआ है। यहां से एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब यहां देखिए, पोटेंशियल की वैल्यू तो हम चेंज नहीं कर रहे, वो तो सेम है, सिर्फ हम चार्ज को चेंज कर रहे हैं। पहले चार्ज था 1 कूलम, अब चार्ज कितना हो गया, 2 कूलम। यानी एक तरह से आप चार्ज को डबल कर रहे हैं। जब चार्ज को डबल कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी डबल हो जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाएगी। क्या चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसी पॉइंट पे हम कंसिडर कर रहे हैं, पॉइंट तो वही है, गिवन चार्ज भी वही है, उसको तो चेंज नहीं किया। हमने तो टेस्ट चार्ज को चेंज किया, जो चार्ज चेक करने के लिए हम लाए थे। बीटा में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये चेंज हुआ है, ये अभी हमने डिस्क्राइब भी किया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर का तो इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, वो भी चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह से आपका आंसर होगा बीटा। 98 में कह रहे हैं टू इक्वल चार्जेस experience a certain force when placed in vacuum। When the charges are placed in a medium, the force becomes 1/4 the dielectric constant of the medium। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करें, तो कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स को फिर अगर मैं एफ प्राइम से रिप्रेजेंट करूं, तो वैक्यूम के मुकाबले में एफ प्राइम या मीडियम के केस में ये जो फोर्स है, वैक्यूम के मुकाबले में ये इतनी हो जाती है, एफ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। अब ये जो एफ प्राइम है, आप इसे एफ मीडियम भी कह सकते हैं, और एफ वैक्यूम आप इसे एफ वैक्यूम भी कह सकते हैं। ठीक है। अब देखें, वो कह रहा है कि फोर्स मीडियम रखने से कितने टाइम्स हो रही है, 1/4 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, वो ये कहना चाह रहा है 1/4 टाइम्स ऑफ एफ वैक्यूम। अब ये 4 किसकी जगह है, ये तो एप्सिलॉन आर की जगह है। इसका मतलब ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 4 है। चार्ली 99 में कह रहे हैं द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस लाइज। सिंपल सी बात है, अगर दो ऑपोजिट चार्जेस हैं तो इनके बिटवीन तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से चलती हैं और किस तरफ जाती हैं, नेगेटिव की तरफ। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ भी एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन वो हमने शो नहीं की क्योंकि उनका हमें अभी जरूरत नहीं थी। आपकी बुक में ये लाइंस बनी हुई हैं। ठीक है। इसी तरह यहाँ भी हैं इस तरह से। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनके दरमियान में तो कहीं भी जीरो नहीं है, तो इसका आंसर डेल्टा होगा। दरमियान में किस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से स्टार्ट करके नेगेटिव की तरफ।
100 में कह रहे हैं अ पॉइंट लाइज 3 मीटर फ्रॉम प्लस 5 माइक्रोकूलम चार्ज एंड 4 मीटर फ्रॉम अ माइनस 3 माइक्रोकूलम चार्ज. The most appropriate direction of net electric field at this point is directed. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. सामने आपको एक डायग्राम नजर आ रही है. इमेजिन करें कि जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे है. ठीक है. अब ये पॉइंट, ये जो प्लस 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, इससे 3 मीटर के डिस्टेंस पे है. ये वाला डिस्टेंस लेट्स सपोज 3 मीटर है. और जो नेगेटिव चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड प्लस 3 माइक्रो सॉरी माइनस 3 माइक्रोकूलम उसने बताई है, उससे ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे है. 4 मीटर के डिस्टेंस पे. अब सिंपल सी बात है, ये भी तो ऑपोजिट चार्जेस ही हैं. और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, वो किस तरफ होगी, पॉजिटिव से स्टार्ट करके नेगेटिव की तरफ. तो हम कह सकते हैं कि इट इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज या टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. बात एक ही है. अब गिवन ऑप्शंस में एक ही आंसर है जो करेक्ट लिखा हुआ है, अवे फ्रॉम प्लस 5 माइक्रोकूलम चार्ज. ये बिल्कुल ठीक है. अवे फ्रॉम -3 तो नहीं हो सकता, -3 की तो तरफ थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट. सो टुवर्ड्स +5 ये भी नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर तो बिल्कुल नहीं हो सकता. सो आपका करेक्ट आंसर हुआ अल्फा, विच इज अवे फ्रॉम +5 माइक्रोकूलम चार्ज. 101 में कह रहा है व्हेन अ बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी. बड़ा अच्छा सिंपल क्वेश्चन है. देखिए, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ये लेफ्ट साइड पे जो आपको इमेज नजर आ रहा है, इस पे देखें. जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो फिर बैटरी डिस्चार्ज जब हो रही होगी, तो फिर यहां देखें, बैटरी से बाहर करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से शुरू करके, ये देखें नजर आ रही है, पॉजिटिव से शुरू करके किस तरफ, नेगेटिव की तरफ. ये मैं बैटरी से बाहर की बात कर रहा हूँ. लेकिन बैटरी के अंदर से फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से शुरू करके पॉजिटिव की तरफ. लेकिन यहां उसने किसकी बात की है, यहां तो उसने चार्जिंग की बात की है, राइट. किसकी बात की है, चार्जिंग की. और चार्जिंग वाला जो सर्किट है, जो फिगर है, ये आपको राइट साइड पे नजर आ रही है. अब चार्जिंग के केस में क्या होता है, चार्जिंग के केस में जो वायर्स के अंदर करंट है, ये डिस्चार्जिंग वाले करंट से ऑपोजिट फ्लो करता है. अब यहां देखें कैसे फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है. ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, बैटरी से बाहर पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है. ठीक है, ये पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है और नेगेटिव से अवे फ्लो कर रहा है. यानी मैं कह सकता हूं सर्किट में नेगेटिव टू पॉजिटिव. लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो ये है ही नहीं कि हमने सर्किट का बताना है. क्वेश्चन ये है कि हमने बैटरी के अंदर इसकी डायरेक्शन बतानी है, और बैटरी के अंदर इसकी फिर डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है. बैटरी से बाहर नेगेटिव टू पॉजिटिव, मैं चार्जिंग की बात कर रहा हूँ, और बैटरी के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये मैं आपको अलग से भी सर्किट बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई थिंक आपको कंफ्यूजन ना हो. लेट्स सपोज ये बैटरी है, ये हमने सिंपल जिस तरह हम बनाते हैं मोस्टली उस तरह बना दी. ये लोड रेजिस्टेंस है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. ठीक है. अब अगर बैटरी चार्ज हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए ये. ठीक है. डिस्चार्जिंग के केस में तो ऑपोजिट होगा. अब यहाँ देखें, बैटरी के अंदर से इसकी डायरेक्शन क्या बन रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो करता है. सो यहाँ लोड लगाने की बजाय मुझे एक बड़ी पावर सप्लाई लगानी चाहिए थी. यहाँ यहाँ बेसिकली एक और पावर सप्लाई है जो इसे चार्ज कर रही है. ठीक है, या एक बड़ा सेल लगा हुआ है, राइट. सो अभी हम जिस बैटरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो बैटरी कौन सी है, वो बैटरी है जनाब ये वाली बैटरी. ठीक है. ओके, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और इस क्वेश्चन का आंसर तो था फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. हम बात कर रहे हैं बैटरी के अंदर से. नेक्स्ट है जी 102 ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. याद रखें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्ट ये जो मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये वायर की लेंथ या एरिया वगैरह पे डिपेंड नहीं करती. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला या रो का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, आर ए ओवर एल. बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये एरिया और लेंथ पे डिपेंड कर रही है, लेकिन याद रखें, इसको डिफाइन करने के लिए जो आपने डेफिनेशन याद की हुई है, उसके लिए हम एरिया और लेंथ को फिक्स कर लेते हैं. यानी हम एरिया की वैल्यू कंसीडर करते हैं 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर.
जिसका मतलब ये है कि इसका वॉल्यूम कितना बन जाता है, 1 क्यूबिक मीटर। इसीलिए तो हम कहते हैं इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर। अब चूंकि ये एरिया भी फिक्स हो गया, लेंथ भी फिक्स होगी, सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया और लेंथ ऑफ वायर। तो फिर ये डिपेंड किस पे करती है? ये सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक नेचर ऑफ मटेरियल पे, और दूसरा ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अब टेम्परेचर का तो यहाँ जिक्र ही नहीं है, तो इसलिए हम इसमें सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल को ही सोचेंगे, और वो चूंकि सेम है तो इसका मतलब है रेजिस्टिविटी भी सेम है। 103 में कह रहे हैं द एफिशिएंसी ऑफ एन ईएमएफ सोर्स बिकम्स 50% व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू। बड़ा सिंपल और आसान क्वेश्चन है। अब जानते हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट पे, आउटपुट पावर मैक्सिमम कब मिलती है, जिसकी वैल्यू तो आप ये भी जानते हैं ये होती है E² / 4R। अब ये मिलती कब है? मिलती तब है जब इंटरनल रेजिस्टेंस और आउटपुट लोड आपस में बराबर हो। जब इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड बराबर होंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आधी पावर बाहर जा रही है और आधी पावर बैटरी खुद वेस्ट कर रही है। आपको ये भी याद होगा इसका जो सर्किट डायग्राम थी इसकी कुछ ऐसी थी। ये बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस थी स्मॉल आर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो गए, और यहाँ पे हमने लगाया हुआ था आउटपुट लोड। ठीक है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ रही थी इन दो पॉइंट्स के दरमियान। फर्ज कर लें वो ये है वीटी। बैटरी की ईएमएफ को हमने ई से जाहिर किया हुआ था, और जो रिजल्टेंट करंट फ्लो कर रहा था पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, वो कितना था? वो था, फर्ज कर लें, आई। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का आपके पास या ईएमएफ का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, वो आपके पास ये आया था, आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ये जो आई इंटू कैपिटल आर था, इसे हमने नाम दिया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जब आउटपुट लोड के बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाती है, या इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर आउटपुट लोड हो जाता है, दोनों बातों का टेक्निकली एक ही मतलब है, तो इस केस में क्या होता है, आधी पावर सेल खुद वेस्ट करता है और आधी पावर हमें आउटपुट पे मिलती है। यानी ऐसे सर्किट की एफिशिएंसी क्या होगी? 50%। यानी आसान अल्फाज में जब आपसे वो ये कहेगा कि आउटपुट पे मैक्सिमम पावर मिल रही है, तो ये एफिशिएंसी कितनी, आप बोलेंगे 50%। 104, if length of copper wire connected in a circuit is doubled its resistivity। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है। रेजिस्टिविटी जो है ये लेंथ या एरिया वगैरह पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, मटेरियल पे, या उसके टेम्परेचर पे। सो इट विल रिमेन सेम। 105 में कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डबल्ड कीपिंग रेजिस्टेंस कांस्टेंट, द पावर डिसिपेटेड बिकम्स। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें देखें उसने दो बातों का जिक्र किया है, एक पोटेंशियल का जिक्र किया है, एक रेजिस्टेंस का जिक्र किया है। तो हम पावर डिसिपेशन का वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जिसमें पोटेंशियल भी है और रेजिस्टेंस भी है। अब रेजिस्टेंस के बारे में उसने बोला है कि ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है आर को हम कांस्टेंट कर लेंगे, सो इन दैट केस पावर डिसिपेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। अब वोल्टेज को डबल किया है, बड़ा सिंपल आंसर है, पावर डिसिपेशन का वोल्टेज के साथ कैसा ताल्लुक है? स्क्वायर में। सो वोल्टेज अगर डबल हो रही है तो पावर डिसिपेशन 2 के स्क्वायर के मुताबिक चेंज होगी, सो इट विल बिकम 4 टाइम्स। ठीक है, सो आपका आंसर हुआ 4 टाइम्स। 106 में कह रहा है व्हाट विल पोटेंशियल डिफरेंस if a wire has resistance of 10 ohm and current of 0.5 ampere flows। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ओहम लॉ के मुताबिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ वायर, उसका ये फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। करंट की वैल्यू आपको यहाँ 0.5 नजर आ रही है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी उसने 10 ओहम बता दी है, सो मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट्स। सो आपका आंसर हो गया 5 अल्फा। 107 में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ कंडक्टर इज 0। दिस इंडिकेट्स दैट विद द राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जाहिर बात है, रिमेन सेम। क्यों सेम क्यों रहेगी? देखिए आप जानते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट का कुछ यूं फॉर्मूला होता है, अगर हम रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखें, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू चेंज इन टेम्परेचर या डेल्टा टी। अब इसमें अगर अल्फा जीरो है, इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर वाला फैक्टर जीरो हो गया, और ये जीरो होने का मतलब क्या है कि आर टी यानी
फाइनल रेजिस्टेंस आर नॉट या इनिशियल रेजिस्टेंस आपस में सेम है, सो इट विल रिमेन सेम। 108 में क्या रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस रिड्यूसेस द टर्मिनल वोल्टेज बिकॉज। अब इसमें देखिएगा आप, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का अभी हमने सर्किट भी बनाया था, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के आने से देखें ये वाला फैक्टर पैदा हुआ, ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब इसके आने से क्या हुआ, ईएमएफ में से कुछ माइनस हो रहा है जिसकी वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में कमी आ रही है। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में जो ये कमी है ये एक्चुअली किस वजह से है, बैटरी के अंदर जो पावर लॉस हो रहा है उसकी वजह से। और ये बैटरी के अंदर पावर लॉस कौन करवा रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो इसका आंसर है चार्ली। इसके बाद 109 पे आ जाए, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते हैं ये कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सो आपको आंसर यही मिल गया। 110 पे आ जाए, 110 में क्या कह रहे हैं जी, 110 में कह रहा है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल इक्वल्स द ईएमएफ ओनली। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल कब होगा, देखें ये तो है बैटरी की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखा था, E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। अभी फर्ज कर लें स्विच को हमने क्लोज किया हुआ है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। अब देखें जैसे ही आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ के अगर इक्वल करना चाहते हैं तो ऐसा कब कब पॉसिबल होगा। एक तो सिचुएशन ये, आप स्विच को ओपन कर दें यानी सर्किट को ब्रेक कर दें, सर्किट को ब्रेक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो करंट वाला फैक्टर है ये खत्म हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, बाय द वे आप आइडियल सेल कंसिडर करें जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, स्मॉल आर जीरो होगा तब भी ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा और वीटी ईएमएफ यानी ई के इक्वल आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास, देखें नो करंट फ्लोज ये भी ठीक है, सर्किट इज ओपन इसका भी वही मतलब है, लूप इज ब्रोकन उसका भी वही मतलब है, ऑल ऑफ द अबव। सो डेल्टा इसका आंसर है। 111 में कह रहा है इफ वायर इज स्ट्रेच्ड टू 2 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ देन इट्स न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स। याद रखें जब वायर की लेंथ को इस तरह से बढ़ाया जाए कि उसको स्ट्रेच करना पड़े, जब आप इस वायर को स्ट्रेच करेंगे तो इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी कमी आएगी, लेंथ में इजाफा होने के साथ साथ इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कमी आएगी, यानी अब ये वायर आप देख सकते हैं बारीक हो जाएगी। सो एरिया में कमी आई, लेंथ में इजाफा हुआ और एरिया में कमी आई। अब इस चीज को देखने के लिए हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर लिखें तो वैसे तो फॉर्मूला होता है ये रो एल ओवर ए। अब मटेरियल चूंकि सेम है रेजिस्टिविटी तो सेम रहे, सो आर इज प्रोपोर्शनल टू ओवर ए। अब लेंथ को आपने स्ट्रेच करके जब डबल किया तो याद रखें एरिया में उल्टा फर्क पड़ता है, एरिया हाफ हो जाता है। अगर आप लेंथ को 3 टाइम्स करते एरिया ने 1/3 टाइम्स हो जाना था, लेंथ को 4 टाइम्स करते एरिया ने 1/4 टाइम्स हो जाना था। जब नीचे वाला 1/2 ऊपर आएगा तो ऊपर तो पहले से 2 मौजूद है तो ये ऊपर आके उलट जाएगा, सो इट बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम ऐसे भी करते हैं कि अगर सिर्फ लेंथ की बात करें लेकिन स्ट्रेचिंग का वर्ड वो यूज करें तो आप फाइनल जो फॉर्मूला है उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एल का स्क्वायर एक्सटेंशन का स्क्वायर, एक्सटेंशन कितनी की 2 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा स्क्वायर में, यानी रेजिस्टेंस हो गई 4 टाइम्स। देखिए एक्चुअल जो मेथड था ये वाला, इससे भी हमारा आंसर 4 टाइम्स आ रहा है और ये जो हमने शॉर्टकट मेथड एक बनाया इससे भी आंसर 4 टाइम्स ही आ रहा है। सो आपका करेक्ट आंसर हुआ 4 टाइम्स यानी डेल्टा। 112 में कह रहा है a low internal resistance battery is suitable for heavy loads due to। बड़ा सिंपल आंसर है इसका भी, इसमें भी फर्ज कर ले आपने स्विच को क्लोज कर दिया और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम अगेन लिख लेते हैं E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। अब सिंपल सी बात है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होगी, अगर स्मॉल आर लो होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द बैटरी लो होगा जिसकी वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा, यानी अब यूं कह लें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा कमी नहीं आ पाएगी। राइट, सो इंटरनल रेजिस्टेंस के लो होने से अंदर जो बैटरी के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है या टर्मिनल वोल्टेज में आई मीन लो
लो वोल्टेज ड्रॉप, सॉरी बीटा नहीं, इसका आंसर चार्ली होगा। लो वोल्टेज ड्रॉप, जो बैटरी के अंदर वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है ये लो होगा। अगर ये लो होगा तो ऑब्वियसली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगा। बीटा कब ठीक होना था? अगर लो टर्मिनल वोल्टेज की बजाय हाई टर्मिनल वोल्टेज लिखा होता। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर है चार्ली। 113 में कह रहा है लो स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ इन ओहम्स लॉ मींस। अब देखें स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ, ये सामने आपको आईवी ग्राफ भी नजर आ रहा है। किसी भी ग्राफ की स्लोप का जनरल मतलब ये होता है चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। अब y एक्सिस पे IV ग्राफ की अगर बात करें तो y एक्सिस पे तो I है और x एक्सिस पे V है, और ये किसके इक्वल होता है? ये तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। अब यहाँ उसने बोला कि लो स्लोप है, स्लोप अगर लो होगी तो इस रेशियो की वैल्यू क्या होगी? लो। रेशियो की वैल्यू लो होने का मतलब है नीचे वाली वैल्यू हाई होगी, यानी रेजिस्टेंस हाई, राइट। सो इस केस में आप कह सकते हैं हाई रेजिस्टेंस। 113 के बाद 114 पे आ जाए। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम which of the following is the maximum power delivered by the battery to the output। इसका फॉर्मूला अभी हमने लेक्चर के शुरू में भी लिखा था, अल्फा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r। 115 में कह रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विद राइज इन टेम्परेचर। देखें याद रखें, अगर कंडक्टर की बात करेगा तो कंडक्टर के केस में यहां मैं लिख भी देता हूं, अगर कंडक्टर्स या मेटल्स की बात की जाए तो इनका अल्फा या टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, जिसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी और टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, सो हम कह सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, ये मैं किस केस में बात कर रहा हूं? कंडक्टर्स या मेटल्स के केस में। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर्स की बात करें, सेमीकंडक्टर्स के केस में अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, और इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है, यानी अगर अब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है जी। सो इस तरह से अभी चूंकि कंडक्टर की बात कर रहा है तो इसका आंसर है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, अल्फा। 116 में कह रहा है वोल्ट टाइम्स एम्पेयर इज द मेजर ऑफ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वोल्ट टाइम्स एम्पेयर। देखें पावर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज पावर? पावर होती है जी वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई। एक सेकेंड जरा, पी इज इक्वल टू वी आई। जी, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पी इज इक्वल टू वी आई। अब देखें वी का यूनिट क्या है? वोल्ट, और करंट का एम्पेयर, और पावर का ऐसा यूनिट वॉट। इसका मतलब है आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? पावर, यानी वोल्ट और एम्पेयर को मल्टीप्लाई करें तो किसका यूनिट आता है? पावर का यूनिट आता है। 117 कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड विद सर्टेन रेजिस्टर charges up to 63% in time 2 seconds for the same RC circuit, how many time would it take to take out, यानी चार्ज 63% स्टोर करने के लिए जो टाइम लगता है वो 2 सेकंड है, 63% चार्ज को निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो याद रखें, अगर आरसी सर्किट सेम है तो जितना टाइम चार्जिंग में लगता है उतना ही डिस्चार्जिंग में भी लगेगा, यानी दोनों का टाइम कांस्टेंट सेम ही होगा, 2 सेकेंड। 118 when connected to a battery drift velocity in a conducting wire is roughly। अगर बैटरी से कनेक्ट किया जाए तो आप जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? 1 मिलीमीटर पर सेकेंड या 10 raised to power -3 मीटर पर सेकेंड। ये मैं बैटरी की मौजूदगी की बात कर रहा हूँ। अगर बैटरी कनेक्टेड ना हो फिर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। बीटा गलत इसलिए है क्योंकि इसमें 10 raised to power, बीटा में क्या लिखा हुआ है एक्चुअली 10 raised to power -3 मिलीमीटर पर सेकेंड लिखा है। कुछ बच्चे गलती से इसे भी ठीक कर देते हैं, क्योंकि बुक में 10 raised to power -3 मीटर पर सेकेंड लिखा है ना, तो आपको मिलीमीटर पर सेकेंड में कंफ्यूजन हो जाती है और आप इसे ठीक कर देते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अल्फा 1 मिलीमीटर पर सेकेंड या 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 119। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट बैटरी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटालिक कंडक्टर आर। अब जानते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रैंडम मोशन में होते हैं जब तक बैटरी नहीं लगी, यानी जितने इलेक्ट्रॉन राइट जा रहे हैं उतने ही लेफ्ट पे जा रहे होते हैं, जितने अप जा रहे हैं उतने डाउन जा रहे हैं। इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन। इसका आंसर हुआ चार्ली। 120 जो लास्ट क्वेश्चन आज का, उसमें कह रहे हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 2 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक वायर चेंजेस फ्रॉम आर टू 3 आर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ दैट वायर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फा का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए चेंज इन रेजिस्टेंस से उसने बताई है, आर से 3 आर हुई यानी 3 आर - आर डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस आर, और चेंज इन टेम्परेचर क्या है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 2 to 3 लिखा हुआ है ना, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? 1। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। सो 3 आर में से आर माइनस किया, 2 आर डिवाइडेड बाय आर, नीचे 1 था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आर आर से कैंसिल हो गया और आपका इसका आंसर आ गया 2 पर केल्विन। या अब जानते हैं डिग्री सेल्सियस में भी जो टेम्परेचर का चेंज है वो वही आता है जो केल्विन में आता है। सो चाहे पर केल्विन लिखते हैं चाहे पर सेल्सियस लिखते हैं, तो इसका आंसर है बीटा। राइट। सो ये था आज का टेस्ट। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी समझ आ गई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।